एक मित्र ने एक बहुत सुंदर गहरा विषय दिया है, उसके ऊपर मैं अपना थोड़ा अवलोकन रखना चाहूँगी। विषय ये है, इज़ ह्यूमन ब्रेन कैपेबल ऑफ डिकोडिंग इट्स हैबिट्स और जेनेटिक डिसऑर्डर्स? तो इसमें जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स दोनों बात आ जाता है। जेनेटिक्स जो हमारा डीएनए का फ्लो है और एपिजेनेटिक्स जो एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर प्रभाव है, जिससे अभ्यास बनता है। तो यहाँ अभ्यास की बात है और मूल जो जीन्स का फ्लो की बात है। तो दोनों बात आ सकता है कि दोनों को डिकोड कर सकते हो क्या? पहले तो अभ्यास को तो कर सकते हैं क्योंकि वो बाद में बना है, वो परिवेश के हिसाब से बना है। तो परिवेश के हिसाब से आपने जैसा-जैसा ऑब्जर्व किया है और उसको रिपीट किया है। अभ्यास किसको बोलते हैं? जो चीज़ रिपीट में साइकिल में बार-बार, बार-बार रिपीट होता है साइकिल में, तो वो अभ्यास बन जाता है अनजाने में। जैसे अभ्यास बन गया, आप ड्राइविंग कर लिए गाना गाते-गाते, आपको पता ही नहीं चला, आपको बहुत अलर्टनेस रखने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यास बन गया, आप ऊपर टीवी देख रहे हो, इधर नीचे आप कुछ छिल रहे हो, कुछ दाना निकाल रहे हो मूँगफली का, अपने आप हो रहा है, तो अभ्यास कर लिया। तो ये जो है, ये अभ्यास की बात है। कोई भी गुण हो, दोष हो, वो अभ्यास से जो डेवलप हुआ है, उसको अगर आपको लगता है ये मेरे लिए सही नहीं है, पहले वो अभ्यास आपको सही नहीं है, ऐसा दिखना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन, मतलब सुबह ना उठना जैसे कोई क्रेडिट की बात है। तो वो फिर बोलते हैं कि कोशिश करके भी नहीं, मैं नहीं उठ पाता, क्योंकि आपने आइडेंटिटी बनाया ना उठने का, आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन। तो जो आइडेंटिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये पहले आप वो आइडेंटिटी को डिकोड करो कि ये आइडेंटिटी मुझे खुशी नहीं दे रहा है, ये गलत आइडेंटिटी मैंने बनाया है। स्वीकार करो खुद का आइडेंटिटी को कि ये मैंने गलत आइडेंटिटी बनाया है, लेकिन बनाया मैंने ही है। इट्स ओके, नाउ आई हैव टू ब्रेक इट। हमें हेड ऑन कोलिजन करना पड़ेगा अभ्यासों के साथ। सीधा बार-बार पीछे जाएगा, पीछे खींचेगा, क्योंकि यहाँ ट्रिगर होगा ना। मुझे चाय पीने की आदत था, तो चाय जब छोड़ा मैंने, मतलब दूध वाला चाय छोड़ा, अभी कोकोनट मिल्क का चाय पी लेती हूँ, वो भी छूटने की कगार पे है। तो मुझे यहाँ ट्रिगर किया, नहीं सुबह उठ के हाथ में कुछ तो चाहिए, चाय या कॉफ़ी। और फीका चाय, ग्रीन टी वगैरह देख के मुझे लगता था नहीं, 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 नहीं। तो वो ट्रिगर करता था, लेकिन उसको मैंने सुना नहीं। उसको कोकोनट मिल्क का टी कभी-कभी दिया। उसको थोड़ा, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसका शुरू ही मत करो। मतलब उसको आप स्पेस दोगे ना, वो थॉट बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा। जो हम ट्रिगर करते हैं वो हमारा अभ्यास बनता है, और वही अभ्यास को बार-बार रोज़-रोज़ ट्रिगर करते हैं। प्रॉपर टाइम गैप में साइकिल के रूप में ट्रिगर करते हैं, तो वो पैटर्न बन जाता है पूरा। तो वो पैटर्न को तोड़ने के लिए पहले पैटर्न को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए गहरा अवलोकन करना पड़ेगा, नहीं ये गड़बड़ पैटर्न हो रहा है मुझ में। सपोज बचपन का कोई चोट या पेरेंट कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है बच्चे में, अपना माँ का जो गलती, जो नासमझी वो बच्चे में आना, पिता का नासमझी बच्चे में आना, ये पेरेंट कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। उसको पहले आपको देखना पड़ेगा, नहीं ऐसा मेरे माँ बाप मुझे प्रिय है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनका जो पैटर्न सही नहीं है एक मानव के तौर पे, वो भी मुझे प्रिय हो। तो ये चीज़ को पहले स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो अंधापन में बहुत बच्चे अपने माँ बाप का क्लोन ही बनते हैं, क्योंकि वो बचपन का उसी तरह से वो चीज़ को लेते हैं। तो इसको पहले देखना पड़ेगा। ये सभी में स्पष्टता, पारदर्शिता, आपको जितना भी कष्ट हो इसको पहले स्वीकार करना पड़ेगा खुद के सामने। फिर उस पे धीरे-धीरे एक लाइफ़स्टाइल में वो भी डेवलप होता जाएगा, नया पैटर्न बनता जाएगा। ये डिकोड होगा और कुछ कोड बनेगा। मानव वैसा ही है, प्रवाह के जैसा। हमारा वाटर बॉडी है, वाटर माइंड है, कोई रिजिडिटी नहीं है। कट्टरवाद छोड़ दो, बनता जाएगा। कुछ बना, कोई भी गलत हो रहा है आपसे, उसमें क्या कर सकते हो आप? डिप्रेस हो सकते हो, दवाई खा सकते हो, आप उसको वो गलती के साथ जी सकते हो, और एक ऑप्शन आता है, आप सुधार सकते हो। सुधार सकते हो, ये मान लिया ना, सुधारने का प्रोसीजर भी ढूँढ लोगे आप। क्या हो जाएगा? मुश्किल होगा, सुधारने के प्रोसीजर में गिरे 10 बार। मैं बहुत चीज़ करने का कोशिश करती हूँ, नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, विवेकानंद ने कहा था कि अराइज़ अवेक एंड stop not till the goal is achieved. If you fall down for 1000 times, then also awake for another time, 1001 टाइम। मतलब वो चीज़ को, और उसका कोई तनाव नहीं है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। थॉमस एडिसन ने बहुत बार उनका फेल्योर हुए, तो उनको लोग बोले कि आप कैसे इंसान हो, पागल हो क्या, इतनी बार फेल्योर हो के भी आप लगे हो इलेक्ट्रिक बल्ब लगाने में। वो बोले जितनी बार फेल्योर होता है मुझे लगता है कि क्या नहीं करना चाहिए नेक्स्ट टाइम, वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये अवलोकन से, पारदर्शिता से अभ्यास तो छूट जाएगा। फिर आते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर के ऊपर।
जेनेटिकल डिसऑर्डर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ नहीं रहेगा। हम सभी के अंदर कुछ जेनेटिकल ऑर्डर रहेगा, कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर भी रहेगा, क्योंकि जब माता-पिता का डीएनए का कॉम्बिनेशन होता है रैंडमली, इसमें कुछ रैंडमनेस मैटर करता है, कुछ एनवायरमेंटल एपिजेनेटिक्स मैटर करता है। जैसे कोई माँ का डायबिटीज़ होने से पहले एक बच्चा हुआ है, वो बच्चे को डायबिटीज़ होने का चांस बहुत कम रहेगा, और उसी माँ का डायबिटीज़ होने के बाद का एक बच्चा हुआ है, उसको डायबिटीज़ होने का ज़्यादा चांस रहेगा। कोई मदर का अपना रिप्रोडक्टिव हेल्दी साइकिल के अंदर 20 से 30 साल के अंदर बच्चा हुआ है, तो उसका बच्चा ज़्यादा हेल्दी होने का चांस रहेगा। कोई मदर का 40 साल के बाद बच्चा हुआ है, उसमें थोड़ा मैच्योर्ड एज हो जाता है, तो उसमें मुश्किल ज़्यादा जेनेटिकल डिफॉर्मिटी होने का चांस रहता है। तो ये एनवायरमेंटल इफेक्ट, जो बाहर का कैसा परिस्थिति है वो जीन को ट्रिगर किया, और रैंडमनेस कुछ मैटर करता है कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बना, कैसे म्यूटेशन बना। तो ये सभी का एपिजेनेटिक्स का भी बहुत प्रभाव रहता है। इसीलिए आयुर्वेद में हमारा गर्भ संस्कार होता है कि माँ 9 महीना एक अच्छा सोच, अच्छा ऊर्जा के साथ रहे। हम अगर अच्छा ऊर्जा के साथ रहते हैं, हमको अच्छा लगता है, तो हमारे गर्भ में जो बच्चा है उसको क्या अच्छा नहीं लगेगा? तो ये कोई मिथ नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फैंटेसी की बात मैं कर रही हूँ। ये विज्ञान है कि आपके बच्चा वो आपकी ऊर्जा से ही जी रहा है, आपसे खान-पान, ऊर्जा सब लेके। तो आप जैसा समय बिताओगे, माँ सीता भी वाल्मीकि आश्रम में, शकुंतला भी भरत को कोई आश्रम में जन्म दिए हैं, ये गर्भ संस्कार उनका हुआ है। तो ये है, ऐसा नहीं है कि आश्रम कोई ढूँढ के आप जाओ, अपना जीवन को आश्रम बनाना है, मतलब जितना हो सकता है एक फ्री माइंड में, तनाव लेके नहीं। तो वो जेनेटिकल डिसऑर्डर का कंट्रोल माँ-बाप के हाथ में बहुत है। माँ-बाप कैसे अपने बच्चे को मातृगर्भ में स्पेस देते हैं, पोषण देते हैं, उससे बच्चा कैसा होगा ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये सब के बावजूद भी ये एक पॉइंट है, कोई माँ-बाप को इतना पता नहीं है, वो बहुत डिप्रेशन में रही कोई माँ 9 महीना तक। फिर रैंडमनेस में किसी का बच्चा अच्छा हो गया, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। फिर एक बच्चा प्रॉब्लम का बच्चा पैदा हो गया, लेकिन जैसे ऑटिस्टिक, डाउन सिंड्रोम, इस तरह के बहुत चीज़ें हैं। इसमें भी बहुत थेरेपी निकला है। थेरेपी निकला है मतलब, और थेरेपी के बाद कुछ बच्चे में अच्छा ग्रोथ दिखता है, कुछ बच्चे में नहीं दिखता है, मतलब हो सकता है चेंज। नहीं तो थेरेपी तो नहीं होता ना, अगर ये चेंज होने का पॉसिबिलिटी नहीं रहता। हमारे जीवन में जेनेटिक्स कम, एपिजेनेटिक्स मतलब एनवायरनमेंट, बाहर से आप जो अभ्यास बनाते हो ये ज़्यादा डिपेंड करता है। एक बुरा अभ्यास काट के एक नया अभ्यास बना लोगे ना, पूरा अंदर का जेनेटिक्स भी बदल जाता है। जब अंगुलीमाल बन गया बौद्ध भिक्षु, तो अंगुलीमाल ही नहीं रहा। राजा प्रसन्न जीता है ढूंढने को कि बुद्ध के पास छुपा है अंगुलीमाल, इतना बड़ा हत्यारा, में उसको गिरफ्तार करके लेना है। तो बुद्ध बोले ले लो। तो राजा बोलते हैं अंगुलीमाल गया कहाँ? आंखों में नमी लिए धार धार अश्रु बह रहा है, करुणा सिक्त एक बौद्ध भिक्षु बैठा है, उसमें उसके अंदर अंगुलीमाल है नहीं, तो मैं किससे गिरफ्तार करूंगा? तो पूरा जेनेटिक्स ही चेंज हो गया। जो है एपिजेनेटिक्स से उसका जेनेटिक्स तो प्रभाव हुआ था ना। तो माँ बाप बच्चे को कैसे बढ़ाएंगे, हमारा स्कूल कॉलेज ये सभी डिपेंड करता है कि जेनेटिक्स कैसे फ्लो हो। और जेनेटिक्स कोई ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स है, ये यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है, यहाँ सब वाटर जैसा है। जेनेटिक्स आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी से जिस तरह का पैटर्न रहा है उसी का एक्सप्रेशन ही ज़्यादातर। पीढ़ी दर पीढ़ी आपने, आपके परिवार ने संगीत साधना किया है, तो आपके परिवार में बहुत चांस है कि एक संगीतज्ञ बच्चा पैदा हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी गहराई से जागरूकता बोध खिला है, तो एक साधु उधर पैदा हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत नासमझी गरीबी रहा है, तो कहीं कीचड़ में एक आधा कमल खिलेगा, नहीं तो ज़्यादातर इस तरह का जेनेटिक्स होगा। लेकिन उसको एपिजेनेटिक्स अच्छा दिया जाए, अच्छा माहौल दिया जाए, अच्छा व्यवस्था दिया जाए। जैसे एक पौधा को बहुत अच्छा खाद दिया जाए, अच्छा मिट्टी खाद, सूरज का किरण उसके ऊपर खुला अच्छा किरण गिरे, खुली हवा उसको हिला दे अपनी स्पर्श से, उसको अच्छे से शुद्ध जल दो, तो उसमें वो बहुत सुंदर ग्रो करेगा और सुंदर फूल खिलेगा। लेकिन उसकी जेनेटिक्स में अगर गुलाब का फूल है, वो बहुत सुंदर गुलाब होगा। उसके जेनेटिक्स में अगर घास का फूल है, बहुत सुंदर घास का फूल होगा, अपनी स्वरूप में वो पूर्ण रूप में खिलेगा। लेकिन अगर ये सब बाहर का एपिजेनेटिक्स व्यवस्था ना मिले, और आपने क्या अभ्यास बनाया वो भी एक व्यवस्था है, वो तो बाहर का है ना, आपने उसको बनाया अभ्यास, गलत अभ्यास, उसको आप तोड़ सकते हो, तोड़ नहीं रहे हो, मुश्किल होगा। और यहाँ इसी मुश्किल को तपस साधना कहा गया है।
तो वो तोड़ नहीं रहे हो, तो उसमें तो अगर आपका पैटर्न गुलाब का है जेनेटिक्स में, लेकिन आपका अभ्यास गलत है, आपको बाहर से अच्छा पानी, खाद, सूरज का किरण नहीं मिला, तो एक मुरझाया हुआ गुलाब होगा। उससे अच्छा खिलता हुआ घास का फूल आपको अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा है जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स का प्रभाव। ये बाकी हमारा शरीर 7 साल में शरीर का सारा पुराने सेल मर जाते हैं, नए सेल बन जाते हैं। तो टोटल बॉडी जब 7 साल में रिप्लेस हो जाता है, तो वो बॉडी में पुराना बीमारी कैसे रहेगा? तो बीमारी यहाँ पाल के रखता है इंसान। कहीं ना कहीं ये सच है, बीमारी का फ्लो, कि मुझे डायबिटीज़ हुआ है, मुझे कोलेस्ट्रॉल हुआ है। इसको इसीलिए लाइफस्टाइल कंट्रोल डिजीज़ कहा गया है, क्योंकि ये पता नहीं चलेगा कि कब ठीक हो गया। अगर आप यहाँ से आपका कुछ ठीक हो गया ना, शरीर से भी ये ठीक हो जाएगा। नहीं तो शरीर तो 7 साल से बदल जाता है, तो पुराना बीमारी वाला सेल्स तो सब चला गया, तो कहाँ आएगा? एक किताब अभी मैं पढ़ रही थी, अनीता मुरजानी करके, उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है। तो वो डेथ में जब उनका 2-3 घंटा बचना बोल दिए थे डॉक्टर, अभी भी वो जिंदा है, 62 ईयर की है, 42 ईयर में उनको हुआ था, अभी 20 साल हो गया उस बात को। वो रिकवर करते हैं और पूरा क्रोनिक लास्ट स्टेज कैंसर से वो रिटर्न करके रिकवर करते हैं जादुई तरीका से। कोई मेडिकल साइंस नहीं पकड़ पाया कि कैसे रिकवर करे किए। यहाँ पे कुछ हीलिंग सेंटर एक्टिवेट हो गया, जो कि ऑटो हील कर दिया। उसने ऑर्डर दिया पूरा बॉडी को कि हील योर सेल्फ। मेरे घर में आर्थराइटिस मेरी मदर को है, मेरी मौसी को है, मुझे नहीं हुआ, मैंने ट्रिगर नहीं करने दिया वो। तो जेनेटिक्स का डिसऑर्डर भी जो आप ट्रिगर करोगे वही ज़्यादा होगा। बाकी किसी बच्चे को हो गया है तो अच्छा माहौल में भी उसका चेंजेस आता है, बहुत चेंजेस आ सकता है। उसको प्रकृति के स्वरूप में, प्रकृति के अंदर रख के, प्रकृति का एजुकेशन के साथ बढ़ाया जाए तो बहुत बहुत चीज़ें भी बदल जाता है। तो ये सभी एपिजेनेटिक्स मैटर्स मोर देन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज ओनली पोटेंशियल, इफ यू विल नॉट ट्रिगर इट विल नॉट come out. It depends on trigger, and trigger is epigenetics, environment. It is the habit which we can decode definitely, because we have made it. हमने वो बनाया है, अब हैबिट हमने जो बनाया है हम उसको तोड़ सकते हैं क्योंकि जो बना है वो मिट सकता है। तो अब इतना सा, नमस्ते।